अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइक एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इस्लामिक एक्सपेंशन सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम एम्पायर फ्रॉम राशिदन कैलिफेट एक्सपेंशन अपनी शुरू करता है और किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट फोर्स की तरह एस्टैब्लिश होता है। ये सीरीज़ ज़्यादातर फोकस करेगी इन वॉर्स के बारे में जो कि इस एम्पायर के एक्सपेंशन के अंदर लड़ी गई है, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी पर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि मुस्लिम्स जहाँ से ओरिजिनेट किए यानी अरेबिया, इसका बैकग्राउंड कैसा था और यहाँ पर माहौल किस तरीके का था, कौन से रिलीजन्स यहाँ डोमिनेट कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरेबियन पेनिनसुला कुछ इस तरीके से पावर्स में डिवाइडेड था। ईस्ट के अंदर मौजूद था ससेनियन एम्पायर, जबकि वेस्ट में रोमन एम्पायर, और इन दोनों के जंक्शन पे नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला के अंदर एक रेजनेट टेरिटरी थी। ये रेजनेट टेरिटरी लोकल अरब टेरिटरी ही मौजूद थी। इसके अलावा ईस्ट में मौजूद माजून और यमन का इलाका ये भी ससेनियन एम्पायर के अंदर था। सेंट्रल अरेबिया और हिजाज का इलाका, यहाँ पर आबाद थे बेडुइन अरब ट्राइब्स, और हिजाज का इलाका स्पेशली अरेबियन पेनिनसुला का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जोन था क्योंकि यहाँ पर मौजूद था मक्का, जो कि उस वक्त का लीडिंग रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर था। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड कैरावान्स का आना और रिलीजियस कैरावान्स का आना एक मामूल था, क्योंकि यहाँ से ट्रेड की जाती थी रोमन, ससेनियन और अफ्रीका में मौजूद एक्सम एम्पायर में। बात करें रिलीजियस डोमिनेंस की, तो अरेबियन पेनिनसुला में 3 रिलीजन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, जिनमें शामिल होते हैं क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और आइडल वर्शिपिंग। और ये सारा हिजाज का इलाका और सेंट्रल अरेबिया का इलाका, इसमें ज़्यादातर आइडल वर्शिपिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। इसलिए मक्का ट्रेड के अलावा रिलीजियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद काबा, जिसके अंदर तकरीबन 360 बुत यानी आइडल्स मौजूद थे, जो कि उस वक्त के लोगों के लिए एक बहुत ही अहमियत के हामिल थे। और यहाँ दूर दराज से पिलग्रिम्स इनको स्पेशली पूजने के लिए आया करते थे। तकरीबन साल 570 AD 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है मक्का के शहर में। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ मिलकर एज अ ताजिर काम करते हैं। लेकिन साल 610 AD में इनको रिसीव होती है पहली रेवोल्यूशन, यानी पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है 610 ईस्वी में। इस वही के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की टीचिंग्स तमाम मक्कन्स में, जो कि उनके लोकल लोग थे, इनमें फैलाना शुरू करते हैं। मक्कन्स के लिए इस्लाम को एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये उनके बाप दादा के दीन से टोटली डिफरेंट दीन था। लेकिन मक्कन्स इसको इग्नोर करने के बजाय इंस्टेड उल्टा मुसलमानों पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परसिक्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी उन पर शदीद किस्म के मुजालिम ढाना शुरू कर देते हैं। इस परसिक्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुस्लिम्स को मदीना की तरफ माइग्रेट करने को कहते हैं, और ये तमाम मुस्लिम्स साल 622 AD 622 ईस्वी में मदीना हिजरत कर जाते हैं। मदीना मुसलमानों के लिए एक डोमिनेंट सिटी साबित होता है, यानी मुस्लिम्स अपनी पहली स्टेट यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं। मुस्लिम्स की न्यूली इस्टेब्लिश्ड स्टेट को देखना और इनकी बढ़ती पावर को देखना मक्कन्स के लिए काफ़ी मसला था। इसीलिए ये मदीना के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ वॉर्स लड़ते हैं। इनमें सबसे पहले शामिल होती है बैटल ऑफ बदर। ग़ज़वा बदर के अंदर एक बहुत ही स्मॉल मुस्लिम फोर्स, तकरीबन 313 मुसलमान अगेंस्ट 1000 पेगन्स, मक्का के मुशरिकीन, इनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं और बड़े ही आसानी से और कम नुकसान पर एक फ़तह हासिल करते हैं। जिसके बाद मक्का से इसका बदला लेने के लिए एक और फोर्स भेजी जाती है मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ पर फिर मुसलमानों का और मक्कन्स का क्लैश होता है, जिसे बैटल ऑफ ओहद यानी ग़ज़वा ओहद कहा जाता है। इसके अंदर मुसलमान कुछ ज़्यादा विक्टोरियस नहीं रहते और इनको कुछ हैवी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। अब इसको अवेंज करने के लिए मक्का और मदीना दोनों के दरमियान एक और वॉर लड़ी जाती है, जिसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहा जाता है, यानी ग़ज़वा खंदक। इसके अंदर मुसलमान फिर से एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करते हैं मक्का के खिलाफ। इन 3 जंगों के बाद मुसलमानों और मक्का के पेगन्स के दरमियान कोई बड़ा क्लैश सामने नहीं आता, बल्कि इनके दरमियान ही एक मुआहिदा होता है, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है।
628 ईस्वी में। लेकिन मक्का के मुशरिकीन ये माहिदा एक ही साल बाद तोड़ देते, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आर्मी यूनिट लेकर मक्का जाते हैं साल 629 AD के अंदर, और यहाँ पर मक्कन्स मुस्लिम फोर्स को देखकर सरेंडर कर देते हैं इनसे लड़ने के बजाय। फाइनली मक्का भी अब मुसलमानों के अंडर आ जाता है और मुस्लिम एम्पायर मदीना से लेकर मक्का तक फैल चुका था। इसको बड़ी ही फेमसली द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का भी कहा जाता है। मक्का की फतह से एक साल पहले साल 628 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ खतूत लिखे जाते हैं पास के नीबरिंग एम्पायर्स के किंग्स को, और इनको इस्लाम की दावत दी जाती है, इन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है। इनमें से एक खत जाता है ससीनियन एम्पायर के शाह परवेज़ खुसरो को, और दूसरा जाता है रोमन एम्पायर के किंग को। ससीनियन शाह खुसरो परवेज़ मुसलमानों के भेजे गए इस ख़त को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है और इनके मैसेंजर को बहुत ही बुरे तरीके से वापस भेज देता है, और दूसरी तरफ रोमन्स भी भेजे गए मुस्लिम मैसेंजर को वापस जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही मुस्लिम एनवॉय वापस मक्का की तरफ आ रहा होता है तो गज़नीट टेरिटरी के अंदर रोमन्स और कुछ लोकल गज़नीट लोग मिलकर इस मुस्लिम मैसेंजर को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल कंडक्ट भेजे गए मैसेंजर के कत्ल का मतलब था एक क्लियर वॉर डिक्लेरेशन। मुस्लिम्स की तरफ से इस भेजे गए मुस्लिम इन्वॉय के रिवेंज के लिए एक आर्मी यूनिट तैयार किया जाता है और इसको इन रोमन्स के ख़िलाफ़ मोता के मुकाम पर जाने के लिए कहा जाता है, और यहाँ पर शुरू होती है जंग मोता, द बैटल ऑफ मोता। इस जंग में मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक इंटेंस फाइट देखने को मिलती है, और इसके नतीजे में मुसलमानों को बहरहाल रिट्रीट करके वापस आना पड़ता है। लेकिन इसके अगले ही साल 629 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक 30,000 का मुस्लिम आर्मी यूनिट तैयार किया जाता है, जिसे तबूक के मुकाम पर भेजा जाता है। तबूक एक बैजेंटीन कंट्रोल्ड सिटी था, यानी ये रोमन एम्पायर के अंडर था। यहाँ पर मुस्लिम्स और रोमन्स के दरमियान एक वॉर होती है, लेकिन इस दफ़ा मुसलमान काफ़ी स्ट्रांगली इस शहर को रोमन्स के कब्ज़े से हटा पाते हैं और इसको अपने एम्पायर में शामिल करते हैं। यानी दिन ब दिन मुस्लिम्स की एक्सपेंशन मदीना से बाहर की तरफ फैलती जा रही थी, और तकरीबन साल 631 AD तक तकरीबन सारा सेंट्रल अरेबिया मुसलमानों के कंट्रोल के अंदर आ चुका था। यहाँ पर रुक कर एक दफ़ा नज़र डालते हैं ससीनियन एम्पायर पे। फरवरी 628 के अंदर कवात सेकेंड नेक्स्ट ससीनियन शाह बनता है, और ये पावर में आते ही अपने ही भाइयों का कत्ल करना शुरू करता है। इसका मकसद होता है कि ये अपने थ्रोन को, अपने तख्त को किसी भी पार्टिसिपेटिंग पावर से बचाकर अपने कंट्रोल में कर सके। इससे एक मसला पैदा होने लग जाता है कि इसके कोर्ट में मौजूद कुछ पार्थियन वज़ीर और कुछ पर्शियन वज़ीर के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगते। इस वक्त ससेनियन एम्पायर के अंदर पार्थियन नोबल्स और पर्शियन नोबल्स एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, और ये दोनों पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सितंबर 628 AD के अंदर, यानी कुछ ही महीने बाद, कवात सेकेंड की डेथ हो जाती है ताउन से, यानी प्लेग से, और इसका 8 साला बेटा अरदशीन III नेक्स्ट ससेनियन शाह नॉमिनेट होता है। लेकिन दर हकीकत सारे एम्पायर का कंट्रोल एक पार्थियन वज़ीर बहादुर जुशनास के पास था। पार्थियंस की बढ़ती इन्फ्लुएंस को देखते हुए कुछ पर्शियन नोबल्स कवात के मिलिट्री जनरल शाहबाज के साथ अलायंस करते हैं, और अप्रैल 630 AD में टेसिफॉल, जो कि ससेनियन कैपिटल था, यहाँ अटैक करते हैं और बहादुर जुशनास के साथ साथ अरदशीर III को कत्ल कर देते हैं, और शाहबाज अपने आप को नेक्स्ट ससेनियन शाह नॉमिनेट करता है। इस सब की वजह से ससेनियन एम्पायर में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, और इस सिविल वॉर का फ़ायदा उठाते हुए यमन और माजून का जो प्रोविंस है, इस ससेनियन एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं। इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब ये दोनों प्रोविंस मुसलमानों के लिए एक ईजी टारगेट थे, और मुस्लिम्स बहुत ही आसानी से इन दोनों को भी मुस्लिम एम्पायर में शामिल कर लेते हैं। अब वापस आते हैं मुस्लिम एम्पायर की तरफ। तो साल 632 AD ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल था, क्योंकि इस साल मुसलमानों के सुप्रीम लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाते हैं। आपकी वफ़ात तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा धचका था, और मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम वर्ल्ड एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर मुस्लिम्स को एक बेहतरीन सक्सेसर, एक बेहतरीन लीडर चाहिए था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद।
तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत अबू बकर को अंडर द टाइटल ऑफ खलीफा कैलिफ नॉमिनेट किया जाता है एज द लीडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम वर्ल्ड। और इनको सबसे पहले खलीफा राशिद यानी राशिदुल कैलिफ भी कहा जाता है। और इस तरह शुरुआत होती है फर्स्ट राशिदुल कैलिफेट की। खलीफा बनते ही हज़रत अबू बकर जून 632 AD एक मुस्लिम आर्मी का यूनिट इकट्ठा करते हैं और इसको भेजते हैं गज़नत टेरिटरी के अंदर, ताकि यहाँ पर जाकर रोमन एम्पायर के डिफेंसेस और इनके फ्रंटियर का जायज़ा लिया जाए। अब एक तरफ मुस्लिम आर्मी का बहुत बड़ा यूनिट गज़नत टेरिटरीज़ की तरफ जाता है, जबकि पीछे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि हिजाज़ के अलावा बाकी सारे अरेबिया के अंदर लोग इस खिलाफत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये खिलाफत काफ़ी ज़्यादा वीक है और हज़रत अबू बकर इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए पूरे अरेबिया के अंदर रिबेलियन शुरू हो जाता है। पूरे अरेबिया से बगावत उठने लगती है और इन बगावत के अंदर बहुत से ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके लीडर कुछ फेक प्रॉफिट्स थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने खुद को एज अ नेक्स्ट प्रॉफिट डिक्लेयर किया और लोगों को गुमराह किया। हज़रत अबू बकर के लिए और मुस्लिम्स के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नागुज़ीर, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी अगला नबी नहीं आ सकता, वो आखिरी नबी है। और इस तरह के ग्रोहों का सर कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया था। यहाँ से शुरुआत होती है इन फेक प्रॉफिट्स के ख़िलाफ़ वॉर्स की, जिन्हें रिडा वॉर्स या अपोस्टेसी वॉर्स कहा जाता है। जुलाई 632 AD में ये ग्रुप्स मदीना को थ्रेटन करते हैं, यहाँ पर अटैक करने के बारे में प्लान करते हैं। अब हज़रत अबू बकर के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम यूनिट्स पहले ही गज़नत टेरिटरीज़ जा चुके थे। लेकिन हज़रत अबू बकर बाकी बचे मुस्लिम यूनिट्स को इकट्ठा करके इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ मार्च करते हैं और अगस्त 632 AD के अंदर इनमें से काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स को वहीं पर कुचल दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। इस दौरान मुस्लिम को कुछ वक्त भी मिल जाता है कि भेजी गई आर्मी वापस आ सके, जो कि वहाँ पर गज़निड्स के ख़िलाफ़ एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करती है मोता के मुकाम पर। जल्द ही ये भेजी गई आर्मी वापस आती है और मुस्लिम फ़ोर्स फिर से एक काफ़ी ज़्यादा तादाद में इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन हज़रत अबू बकर यहाँ पर अपनी बेहतरीन कमानदारी का सबूत देते हैं। ये अपनी आर्मी को इकट्ठा करके एक यूनिट बनाने के बजाय इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इन यूनिट्स को मुख्तलिफ फेक रिबेल ग्रुप्स के ख़िलाफ़ भेजा जाता है थ्रू आउट अरेबियन पेनिनसुला। हज़रत अबू बकर की स्ट्रेटजी कामयाब रहती है और तकरीबन मार्च 633 AD तक दोबारा से सारा अरेबियन पेनिनसुला मुस्लिम्स के कंट्रोल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर अगर रुक कर बताता चलूँ तो सिंगल आर्मी यूनिट ना बनाने का मकसद ये था कि अगर मुस्लिम्स किसी एक ग्रुप की तरफ मार्च करते थे तो पॉसिबिलिटी थी कि मुस्लिम्स के कैपिटल मदीना पर किसी और ग्रुप की तरफ से अटैक किया जा सके। तो स्मॉलर यूनिट्स में मुस्लिम आर्मी को डेवलप करके उनको हर ग्रुप की तरफ भेजने का मकसद ये था कि तमाम इलाकों पर एक साथ ही अटैक किया जा सके और इनको यूनाइट होने से रोका जा सके। जिस दौरान ये रेडा वॉर्स चल रही थी, इसी दौरान बनी बकर कबीले के लीडर मुसन्ना बिन हारिसा इस सदर्न इराक यानी जनूबी इराक के ससेनियन टेरिटरीज़ पर रेड्स कंडक्ट करते हैं। और ससेनियन एम्पायर, जो कि पहले ही सिविल वॉर का शिकार था, इन अटैक्स के ख़िलाफ़ कुछ भी बड़ा कर नहीं पाता। इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए हज़रत अबू बकर ये सोच लेते हैं कि यही वक्त बेहतरीन वक्त है कि साउथ के इराक के इलाके को ससेनियन एम्पायर से हटाकर मुस्लिम एम्पायर में शामिल करने का। और ये अपने रेडा वॉर्स के एक बेहतरीन कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद इनको ऑर्डर देते हैं कि ये इस इलाके की तरफ मार्च करें और इसको फ़तह किया जाए। हुक्म के मुताबिक हज़रत खालिद बिन वलीद यमामा पर अपनी बेस सेट करते हैं और यहाँ पर ये 18,000 मुसलमानों को रिक्रूट करते हैं अपने आर्मी ग्रुप में। और लेट मार्च 633 AD ये मुस्लिम यूनिट मार्च करता है इस इराक के इलाके पर। और इस आने वाले मुस्लिम और ससेनियन क्लैश को द बैटल ऑफ चेन्स के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम आर्मी यूनिट हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में दस्त मिसान के इलाके में जाता है और यहाँ पर मौजूद गवर्नर हरमुज़ को एक ख़त भेजा जाता है। इस ख़त में मुसलमानों की तरफ से हरमुज़ से सरेंडर तलब किया जाता है, लेकिन हरमुज़ सरेंडर करने के बजाय टेसिफोन को एक ख़त लिखता है जहाँ पर मौजूद था शाह यज़्दगर्द III।
ये अपने ससेनियन शाह से कुछ रीइंफोर्समेंट्स तलब करता है और इस दौरान ये अपने 20,000 की आर्मी लेकर अपने गवर्नरशिप के कैपिटल उबाला से निकलकर यमामा से आने वाला एक मेन रूट रोकने के लिए काज़िमा की तरफ जाता है। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद अपने ट्रूप को सहरा से निकालते हुए, डेजर्ट एरिया से निकालते हुए यूफियर के इलाके को थ्रेटन करते हैं जो इसकी गवर्नरशिप में मौजूद था। मुस्लिम्स के इस एडवांस को देखते हुए हॉर्मोज़ के पास कोई चारा नहीं था कि उसे वापस उबाला से होते हुए यूफियर जाना पड़े और यही हज़रत खालिद बिन वलीद चाहते थे। यानी हज़रत खालिद बिन वलीद का प्लान बहुत ही सक्सेसफुली कामयाब होता जा रहा था क्योंकि स्टेटिस्टिकली ससेनियन एम्पायर सिविल वॉर में होने के बावजूद इनकी वेपनरी और आर्मी मुस्लिम्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड थी और बेहतर थी और मुस्लिम्स के पास इनके ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही एडवांटेज था, वो था इनकी मोबिलिटी यानी इनकी तेज़ चाल। जैसे ही हॉर्मोज़ यूफियर के मुकाम पर पहुंचता है, मुसलमान अपनी मोबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वापस काज़िमा की तरफ मार्च कर जाते हैं। इनकी मोबिलिटी की वजह इनकी लाइट वेट कैवलरी थी, जबकि दूसरी तरफ जो ससेनियन आर्मी थी वो कम्प्लीटली मेटल प्लेटेड आर्मर्स में मौजूद थी, जिसकी वजह से इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था और इनकी मूवमेंट में भी काफ़ी दिक्कत पेश आती थी। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी के साथ काज़िमा पहुंच चुके थे और यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से काज़िमा को अपने कंट्रोल में ला सकते थे, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ऐसा करते नहीं क्योंकि इसके पीछे वजह ये थी कि अगर मुस्लिम्स ये काज़िमा का इलाका कैप्चर कर लेते तो पीछे से आने वाली ससेनियन फोर्स इनका मुहासरा कर सकती थी, इनके पर सीज लगा सकती थी, जिसके लिए मुसलमान कुछ खास प्रिपेयर नहीं थे। तो बजाय काज़िमा को कैप्चर किया जाए, हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी यूनिट के साथ काज़िमा के साउथ में मार्च करते हैं जहाँ पर ये ससेनियन आर्मी का इंतज़ार करते हैं। अप्रैल 633 AD के शुरुआती दिनों के अंदर ये ससेनियन आर्मी फाइनली मुस्लिम्स के सामने काज़िमा में पहुँच ही जाती है और यहाँ से शुरुआत होने वाली थी हिस्ट्री के एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल की, जिसे द बैटल ऑफ चेन्स कहा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद ये नहीं चाहते थे कि ये ससेनियन आर्मी आकर किसी किस्म का रेस्ट कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा गैदर कर सके। तो ससेनियन आर्मी जो कि पहले ही मुस्लिम्स को एंटीसिपेट कर रही थी इस इलाके में, वो इस मार्चिंग के बाद आते ही यहाँ पर अपनी आर्मी को फॉर्मेशन में लाना शुरू करते हैं, जो कि बेसिकली सेंटर में इन्फेंट्री और विंग्स यानी साइड्स पर, फ्लैंक्स पर कैवलरी रखते हैं। दूसरी तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद भी अपनी आर्मी की फॉर्मेशन कुछ इसी तरह की करते हैं कि सेंटर में इन्फेंट्री और विंग्स में कैवलरी को रखते हैं। लेकिन दोनों आर्मीज़ के आमने सामने आने से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद कुछ टाइम के लिए अपनी आर्मी को पहाड़ियों कर पीछे रखते हैं और यहाँ पर अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब जिस दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद ये काम कर रहे थे, ससेनियन एम्पायर रेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पहले से ही थके थे और किसी भी किस्म का मुस्लिम अटैक एंटिसिपेट कर रहे थे कि कहीं से भी मुसलमान इन पर हावी हो सकते। तो ये ताख़ीर उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि इस दौरान ना तो वो रेस्ट कर सकते थे और ना ही वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, बल्कि खुले आसमान में सूरज के नीचे आर्मी अपनी फॉर्मेशन में खड़ी थी जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ससेनियन आर्मी को ये होता है कि ये यहाँ के तमाम स्प्रिंग्स यानी पानी के ज़राए को कैप्चर कर लेते हैं और इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखते हैं। का मकसद था कि हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी ताख़ीर को कम करें क्योंकि उनके पास भी पानी के सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे और मुस्लिम्स को ससेनियंस के साथ जंग करने के लिए धकेला जा सके। फाइनली दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के सामने बैटलफील्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर वॉर कस्टम्स के मुताबिक हॉर्मोज़ चैलेंज करता है हज़रत खालिद बिन वलीद को एक ड्यूल के लिए। यहाँ पर रुककर उस वक्त के वॉर कस्टम्स के बारे में बताता चलूँ तो जंग से पहले कुछ वॉर फाइटर्स सामने आकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ड्यूल कॉम्बैट्स करते थे और यही सब हज़रत खालिद बिन वलीद और हॉर्मोज़ के दरमियान होने वाला था। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है और देखते ही हज़रत खालिद बिन वलीद हॉर्मोज़ को कत्ल कर देते हैं, जिसके बाद ससेनियन फोर्स में से 2 जनरल्स निकलकर हज़रत खालिद बिन वलीद पर अटैक करते हैं। इस अटैक को देखते हुए मुस्लिम साइड से एक जनरल हज़रत काका बिन अम्र ये हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद के लिए आते हैं और ये दोनों मिलकर इन जनरल्स को भी कत्ल कर देते हैं। इस ड्यूल के बाद मुस्लिम कमांडर्स वापस अपनी लाइंस में जाते हैं और मुसलमानों को ससेनियंस की तरफ अटैक करने के लिए कहते हैं।
ससेनियन आर्मी जो कि पहले ही थकी हुई थी, अब अपने लीडर को भी खो चुकी थी। ये मुसलमानों के किए गए अटैक को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुस्लिम आर्मी मुसलसल ससेनियन आर्मी पर चार्ज करती जा रही थी और ससेनियंस के लिए ये अटैक्स नाकाबिल बर्दाश्त होते जा रहे थे। फाइनली एक चार्ज के बाद मुस्लिम आर्मी ससेनियन फोर्स को तोड़ देती है और इन हालात का जायज़ा लेते हुए इन ससेनियन आर्मी के कैवेलरी कमांडर्स कुबूस और अनुष्चान ये दोनों बैटल फील्ड को छोड़कर अपने घोड़सवारों के साथ यहाँ से निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। मुस्लिम कैवेलरी इनको चीज़ नहीं करती बल्कि बाकी बचे ससेनियन आर्मी पर मुसलसल अटैक जारी रखती है और कुछ ही टाइम के अंदर ये जंग ख़त्म हो जाती है। इस जंग के नतीजे में तकरीबन आधी से ज़्यादा ससेनियन फोर्स मारी जाती है, जबकि मुसलमानों की कैजुअलिटीज़ सिर्फ कुछ हज़ार। दूसरी तरफ हॉर्मोज़ का ख़त जो कि लेट मार्च 633 में शाह यज़्दगर्द को मिला था, ये अपनी तरफ से एक फ़ोर्स बनाता है अपने कमांडर कारीन्स के अंडर और इसको हॉर्मोज़ की मदद के लिए भेज देता है। यहाँ पर रुक कर अगर छोटा सा रिकैप करें तो हालात ये है कि हॉर्मोज़ और ससेनियन फोर्स मारी जा चुकी है, कुबूस और अनुष्चान भाग रहे हैं और दूसरी तरफ से टेसिफॉन से एक बड़ा आर्मी ग्रुप कारीन्स के अंडर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ मार्च कर रहा है। ये ग्रुप कहाँ तक पहुँचेगा और कुबूस और अनुष्चान क्या ये दोबारा मुस्लिम्स पर अटैक करेंगे? क्या मुस्लिम्स फ़िलहाल अगले अटैक के लिए रेडी हैं? ये सब देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।